और समझना भी हमें ऐसे है कि बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए, ज्यादा मुश्किल हो जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पीछे से ठक ठक बहुत आ रही है, अगर म्यूट कर लीजिए आप लोग तो अच्छा है, कि जब बात करनी होगी तो ऑडियो ऑन कर लेना। अभी तो मेरे ही बोलने का समय, अभी तो मैं ही बोलूंगा। ये होती है हमारी जन्म पत्री। ये जिस समय में हम पैदा हुए, जब भी हमारा जन्म हुआ, उस समय में आसमान में ग्रहों की क्या स्थिति थी, उसके बारे में बताती है ना। आसमान में क्या स्थिति थी, तो ब्रह्मांड चौकोर है कि गोल है? ब्रह्मांड तो गोल है ना। और यहाँ पे हमने इसको चौकोर बनाया हुआ। क्यों बनाया? क्योंकि हमने जीवन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई, इसको पहचानना है। इस गोले में से आप कैसे माप करोगे आपका जीवन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है? आसान है कि मुश्किल है? बताओ, बताओ, इस गोले में कहाँ से आप शुरू हो रहे हो, बता सकते हो? मुश्किल है सर, मुश्किल है। इम्पॉसिबल है ना। तो इसको चौकोर कर देते हैं। लेकिन ये आइडियली गोल है, अंतरिक्ष गोल है। और इसमें कोई एक पॉइंट होगा जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई होगी। पता नहीं कहां से शुरू हुई होगी, मुझे भी नहीं पता, मैं तो ऐसे ही लाइनें खींच रहा हूँ। तो अगर इसको ऐसे ऐसे करके लाइनें खींचते जाएं, ये 4 हो गए, 4 को और बांटेंगे 8 हो गए, और आखिर इसको हम 12 कर देंगे। ऐसे कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद हम उसमें लिखें ये वाला खाना जो है ये नंबर 1 है, फिर ये वाला नंबर 2 है, ऐसे करके 12 बनाए। तो गोल में पहला तो एक काम यही बढ़ जाएगा कि पहले हम इसको शुरुआत कहाँ से होनी है अभी ढूंढते रहते हैं। तो ये आइडिया हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, हमने ये नहीं करना, हम इसी से काम चलाएंगे। यहाँ पे जो शुरुआत है वो हो रही है यहाँ से। आपकी पत्री है, मेरी पत्री है, किसी की है, किसी की भी है, कभी भी पैदा हुआ, किसी भी हाल में पैदा हुआ, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, उसकी गिनती ऐसे ही चलेगी। सर गलत हो गया। कोई बात नहीं सर, ठीक हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। किसी की भी पत्री है, कभी भी पैदा हुआ, मेल है, फीमेल है, कोई भी है, काउंटिंग उसकी कहां से शुरू होगी? 1 से शुरू होगी और 12 तक जाएगी। इसकी काउंटिंग इस तरीके से चलती है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, एंड ऑन सो ऑन, ऐसे करके ये पूरा घूम जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है। अब देखिए, काउंटिंग शुरू हुई 1 से और चली 12 तक। 1 से लेके 12 तक के बीच में हमारा सारा जीवन है। तो 2 चीजें इसमें हम ढूंढ लेते हैं एक अच्छी सी। एक, हम इस दुनिया में आए, हाउस नंबर 1, इसको हाउस कह लो, घर कह लो, भाव कह लो, कुछ भी कह लो, एक ही बात। और ये हाउस जहां से हम दुनिया से वापस चले गए। दुनिया से वापस चले जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ पता है? मान लेते हैं समझने के लिए, होगा नहीं होगा ऐसा मुझे मालूम नहीं,
इस भाव के पास बिल्कुल भगवान रहते हैं। जाना होगा ना तो यहीं से निकल जाएंगे, भगवान जी ने बुला लिया। तो जब आदमी जाने लगता है ना तो उसका मन कैसे हो जाता है पता है? शरीर छोड़ दिया तो वो सब कुछ छोड़ने की बात करता है। कहाँ पे? जब वो 12वें भाव में आ जाता है, अपने जीवन के अंतिम हिस्से में जब आ जाता है, तब वो कहता है सब छोड़ दे यार, तो ऊपर जाने का टाइम आ गया। तो ये जो 12वां भाव है ये छोड़ने की बात करता है। ये तरीका है समझने का, ठीक है। और यहाँ पे मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। कौन से हाउस में? हाउस नंबर 1 में। जब पैदा होता है तो बोलता है मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। और 12वीं में पहुंच जाता है, कहता मेरा क्या है, मैं तो चला, अब जो है सो तेरा है। यात्रा ऐसे चलती है और भाव ऐसे बदल जाते हैं हमारे, ठीक है। इन्हीं के बीच में सारे राज छुपे हैं, तो पढ़ते हैं इन राज को। जो कुछ भी है वो मैं हूं। ये हाउस क्या कहता है? माई सेल्फ। जैसे मैं आपको बोलूं मैं हूं, मेरी सुनो, मेरी जानो, मेरी मानो, जो मैं कहूं वही करो। कौन बोल रहा है? कौन सा हाउस बोल रहा है? The पहला first हाउस, house. फर्स्ट हाउस। ठीक है। तो मेरे बारे में जानना है तो किसको देखोगे? फर्स्ट अरे भाई मेरे बारे में जानना है तो मेरे घर आ जाओ, मेरी असलियत पता लग जाएगी, है कि नहीं? तो ये क्या है? पहला वाला मेरा घर है, आ जाओ कभी, आपको मेरे बारे में पता लग जाएगा कि मैं कौन हूं। तो इंसान के बारे में, जातक के बारे में अगर आपने कुछ सीखना है, पूछना, सीखना नहीं समझना है, तो आप फर्स्ट हाउस देखोगे। यहां से उसकी जीवन यात्रा शुरू होती है। यहाँ पे जब वो होता है तो वो अकेला होता है, उसका जन्म हुआ है अभी अभी। एक हाउस बहुत सारी बातें बताता है, ठीक है। जैसे ये किसी ना किसी बॉडी पार्ट के बारे में भी बताता है। ये हमारी हैबिट्स के बारे में भी बताता है। बहुत सारी चीजें मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, और ये नोट करने की जरूरत नहीं, इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा। मैं कुछ इसमें से चीजें आप लोगों को बता रहा हूं, कौन से हाउस से क्या कैसे देखा जाता है। मेरे बारे में देखना है तो पहला हाउस, और अगर मेरे शरीर के किसी हिस्से के बारे में देखना है तो कैसे देखेंगे? आप इस पत्री को एक हाउस की तरह, एक इंसान की पत्री की तरह कंसीडर कर रहे हो ना, तो ये पोर्शन जो होगा ये मेरा सर होगा, मेरा हेड पोर्शन। तो सिर के बारे में, मस्तक के बारे में, ऊपर का जो हिस्सा है इसके बारे में कुछ भी देखना होगा तो कहां से देखोगे? फर्स्ट हाउस के रेफरेंस पे, ठीक है। अब यहां से मैं चला, यहां से चला तो मैं पहुंचा दूसरे घर में। मेरी जीवन की यात्रा है ये। आप इसको वैसे मत देखना कि ये क्या हो रहा है, ये मेरी जीवन की यात्रा है। दूसरे हाउस में पहुंच गया, तो जब मैं दूसरे हाउस में पहुंचा तो मुझे कौन मिलेगा? मेरे पैदा होने के बाद मैं सबसे पहले किससे मिलता हूँ? Parents से. पेरेंट्स। ठीक है। और मुझे सबसे पहले मेरे माता पिता मिले। तो यहाँ पे 3 लोग हो गए इस हाउस में। कौन? मेरे मम्मी, मेरे पापा और मैं खुद। हम तीनों लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है कि नहीं जोड़ता? हस्बैंड वाइफ को जोड़ने वाला कौन होता है? बच्चा सर. आ गया ना? तो दूसरा हाउस किसकी बात कर रहा है?
जोड़ने जोड़ने ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि एक हाउस कई सारी चीजें बताता है, इसलिए हम एक एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढेंगे। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट हाउस में बोला माई सेल्फ या मेरा हेड पोर्शन। सेकेंड हाउस को हम अगर वन वर्ड इसका कोई ढूंढे तो वो है संचय, जोड़ना, कलेक्शन, इकट्ठा होना, बंधना। ये सारी चीजें एक ही है ना, देखा जाए तो एक ही शब्द को हम अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। तो जहां पे भी कोई चीज इकट्ठी हो जाती है तो वो सेकंड हाउस हो जाता है। ठीक है, और बॉडी पार्ट्स में ये हमारा गला है। ठीक है, और गला क्या करता है, गले के फंक्शंस क्या क्या हैं? सर बोलना, फिर निकलना, खाना, बोलना, बोलना, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं, बोलना, बोलना, सिर्फ बोलना। अभी बोलना है, कम्युनिकेशन बाद में। यहां से हम बोलते हैं, गले का हिस्सा है। गले से जो लोग बहुत अच्छा बोलते हैं वो कहीं ना कहीं से पैसा जोड़ ही लेते हैं। क्या? कुछ भी, जो भी वो चाहें वो बहुत अच्छा जोड़ ही लेते हैं अपने गले की ताकत से, क्योंकि वाणी, बोलना, ये गले की ताकत है और जोड़ना भी सेकंड हाउस की प्रॉपर्टी है ना। तो हमारे मोदी जी देखो कितना बढ़िया बोलते हैं, और उन्होंने पूरे देश की जनता के साथ अपने आप को जोड़ लिया। जोड़ा कि नहीं जोड़ा? यस सर। ठीक है, तो किस हाउस से जोड़ा उन्होंने? दूसरे। बोलते बहुत बढ़िया है। क्वालिटी तो है, मानना पड़ेगा। तो उन्होंने सारे देश की जनता को सेकंड हाउस से जोड़ लिया और वोट ले लिए, और सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री ऐसा बोला जाता है कि वो माने आज के समय में। ठीक है, सेकेंड हाउस का कमाल है ये। जो भी आपके धन जुड़ा, आपने जो सारी जिंदगी पैसा जोड़ा, जो आपकी बैंक में एफडीआं हैं, जो आपका जमा पूंजी है, वो सारा का सारा कहां से देखोगे? सेकंड हाउस। तो मोदी जी की जमा पूंजी क्या है? देश की जनता का प्यार, उन्होंने वही जोड़ा। आप नोट जोड़ लो, ठीक है ना। तो ये हाउस असल में अगर वन वर्ड इसको कहें तो जोड़ने का हाउस। ठीक है, तीसरा हाउस अगला जो आता है ये है कम्युनिकेशन का। अभी किसी ने बोला था कि सेकेंड हाउस कम्युनिकेशन का। सेकेंड हाउस कम्युनिकेशन का नहीं, सेकेंड हाउस बोलने का तो है लेकिन कम्युनिकेशन का नहीं। कम्युनिकेशन का ये वाला हाउस, थर्ड हाउस। अब आप कहोगे बोलने में और कम्युनिकेट करने में क्या फर्क है? सर हम वही बोलते हैं जो हमारे मन बोलते हैं। नहीं, बोलने में Thinking और बोलते। कम्युनिकेट करने में क्या फर्क है, मैं बताता हूँ। सर कम्युनिकेट में सामने कोई रहेगा, मतलब उसके साथ बात करें। वो तो है ही, फिर भी कुछ फर्क होगा ना। अब मैं बताता हूँ आपको। मैं बहुत अच्छी पंजाबी हूँ और आपको समझ में नहीं आती, तो मैं बोल तो रहा हूं लेकिन क्या कम्युनिकेट हो रहा है? ये बोलना हो गया। फर्क हो गया ना दोनों में। अब मैं कहूं यार इतनी अच्छी भाषा बोल रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रही, आप क्या बोलोगे? मेरे को तो मराठी आती है, तुम मराठी में बोलो तो मैं समझूंगा, और आपको मराठी आती है, मुझे समझ में आती नहीं। आप अपनी मराठी बोलो, मुझे समझ में आएगी। तो जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो होगा? नहीं। कभी भी नहीं हो सकता, है ना। तो बोलने में और कम्युनिकेशन में फर्क, इसीलिए मैंने कहा, जब किसी ने बोला कि कम्युनिकेशन, तो मैंने कहा नहीं, सेकेंड हाउस से बोलना है।
जो बोला वो समझ में आया कि नहीं आया, वो कम्युनिकेशन है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा, समझ ही नहीं आ बोलना। रहा, तो मेरा बोलना तो बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन कम्युनिकेशन बहुत पुअर है। एक ही टाइम में दोनों चीजें हो गई ना, एक दूसरे से उल्टी भी हो गई, पर ऐसा होता है ना, तो थोड़ा सा बारीकी पकड़नी पड़ेगी। तो थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का होता है। थर्ड हाउस जो है वो आपके किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के माध्यम का भी होता है। जैसे अखबार भी हमारे को कम्युनिकेट करता है ना, इंफॉर्मेशन, सूचना मिलती है। गवर्नमेंट से मिलने वाली जितनी भी परमिशंस हैं वो भी थर्ड हाउस से देखी जाती है। इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये भी थर्ड हाउस से देखा जाता है, क्योंकि वो भी सरकार का कम्युनिकेशन है, थोड़ा गुस्से में है, बस इतना ही फर्क है तो कम्युनिकेशन है ना। आपने सीधी तरीके से उनको खबर नहीं दी तो दूसरे तरीके से क्या खबर लेने आ गए, इन्फॉर्मेशन ही तो लेने आए ना। आपने कोई डेटा कम्युनिकेट उनके साथ नहीं किया, वो अपने तरीके से लेने आ गए, गुस्से में आए, बस इतना ही तो है। आएगा तो पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वीजा, ये सारी चीजें क्या है, सरकार से या किसी अथॉरिटी से मिलने वाली परमिशन है ना। मेरी एक वो है क्लाइंट है, जब से जीएसटी लगा उनके साथ क्या चक्कर पड़ता है, वो जब भी जीएसटी के रिटर्न जाती है ना, सामने से नोटिस आता है। पहले हर महीने होता था ना, अब शायद 3 महीने में कर दिया, मालूम नहीं। तो वो क्या होता था, वो कहते सर समझ में नहीं आता, ऐसा कभी होता ही नहीं कि नोटिस ना आए। हम अपनी तरफ से सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन नोटिस जरूर आता है। सरकारी है ना नोटिस, आपने जो परमिशन मांगी कि ये मेरा जीएसटी है रिटर्न, इसको अप्रूव कर दो, अगले ने नहीं अप्रूव करी तो नोटिस आएगा। उनके थर्ड हाउस में गड़बड़ थी कुछ, मैंने वहां से वो सामान हटवा दिया, नोटिस आने बंद हो गए। सिंगल रेमेडी और काम हो। ये हाउस मेहनत का भी है, पराक्रम का भी है, हार्डवर्क का भी है, अगर पावर का भी है, कॉन्फिडेंस का भी है। एक बच्चा है एग्जाम देने जाता है, उसके हाथ गीले हो जाते हैं, पसीना आ जाता है, घबरा जाता है, कौन सा हाउस डिस्टर्ब है? Third house. थर्ड। कहीं ना कहीं Third दिक्कत house. थर्ड हाउस में होगी ना, तभी तो जब जब टाइम आता है तो उसको घबराहट हो जाती है, कॉन्फिडेंस का जोन खराब है, तो थर्ड हाउस देखेंगे, यहीं पे कुछ गड़बड़ मिलेगी जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है। मैं जिस ऑफिस में हूँ, हमारे जो बिल्डिंग के ओनर है उनका बेटा बोले यार अच्छा खासा इसके नंबर आते थे पहले, और जब से 11th में आया है 10th पास करके, तब से पता नहीं इसको क्या हो गया, एग्जाम आते ही ना एकदम से घबराहट होने लग जाती है, हाथों में पसीना आने लग जाता है, पानी पीने लग जाता है और इसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वो मेरे पास आए, साथ में उनका बेटा बैठा हुआ था। अब देखो थर्ड हाउस जो है ना बॉडी का, वो हमारा हाथ है। पहले सिर आया, फिर गला आया, अब हाथों की बारी है ना। तो थर्ड हाउस क्या है, हमारा हाथ है। वो क्या है, क्या रहे हैं, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और मैंने देखा बच्चे ने हाथ में ऐसे इतनी सारी वो बांध रखी है, पंडित जी लाल रंग की मौली बांधते हैं ना जो, उनके घर में पूजा वूजा हर महीने होती रहती है, तो यार खोल के फेंकनी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता, भगवान जी की है। तो पिछली पे एक और, पिछली पे एक और, पिछली पे एक और, चढ़ते चढ़ते कई सारी चढ़ गई। सवाल क्या है उनका, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है।
हाथ कौन सा है? तीसरा भाव है, कॉन्फिडेंस का भाव है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हाथ में जो प्लैनेट है ये गड़बड़ कर रहा है ना, प्रैक्टिकली दिख रहा है ना। आपको धागा दिखेगा लाल रंग का, मुझे वो मौली नहीं दिखती, मुझे मंगल दिखता है, क्योंकि रेड कलर मंगल का होता है, कि अभी धीरे धीरे आप लोग समझोगे। तो मैंने बोला भैया ये मौली हटवा दो इसके हाथ से। कह रहे इससे ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। कह रहे फिर तो ये हर महीने पूजा में बांधता है। मैंने कहा 1 दिन 2 दिन बांधे और उतार दे, एग्जाम के समय में इसके हाथ में वो कभी नहीं चाहिए। सर इतनी सी रेमेडी से बच्चा वापस आ गया अपने ट्रैक पे, 90% वापस से आने लगे। हाथ का पसीना जो आता था वो सूख गया अपने आप। ये है एस्ट्रो वास्तु का मैजिक। इसमें 20 रेमेडी नहीं करनी पड़ती, जोन बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ती, एक सिंगल रेमेडी और काम करती। ठीक है, इसलिए इन हाउसेस को अच्छे तरीके से समझो। जब बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, सामने वाला अपनी बात बोल रहा होगा और आप उसके हाउस देख रहे होगे कि ये किस हाउस की बात कर रहा है, और हाउस से आप उसके शरीर पे देखोगे। कोई चीज परमानेंट वाली तो नहीं है, कपड़े तो चलो रोज बदलता है आदमी, है ना। कहीं गले में चेन पहनी हो सोने की या चांदी की, या फिर हाथ में मोली बांधी हुई हो, कुछ ऐसा कर रखा हो उसने, और वो उसी की तकलीफ बता रहा हो, तो इलाज कितना सा है, ये इसको उतार दो, हो गया इलाज। पथरी इतनी आसान है, देखो इन हाउसेस को अगर अच्छे से समझ लोगे तो, इसलिए इस पर पूरा ध्यान दो। तीसरे हाउस से कम्युनिकेशन हो गया। अब आ गए हम चौथे हाउस में। चौथा हाउस किसका है? चौथा हाउस है सुख का। मैं हर हाउस का एक सिंगल नाम बताने की कोशिश करूंगा और फिर उसके एक्सप्लेनेशन अलग अलग डायमेंशन में जो हो सकता है मैं वो बता रहा हूं। चौथा हाउस किसका है? सुख। सुख सबसे ज्यादा कौन देता है बच्चे को? उसकी माँ Mother. देती है। तो माता जी का हाउस कौन सा हो गया? चौथा। फोर्थ हो। दूसरा सुख सबसे बड़ा कौन देता है? सर हम्म, हाउस घर। सर ठीक, बिल्कुल ठीक। तो प्रॉपर्टी। तीसरा सुख क्या होता है? गाड़ी वाहन, गाड़ी है ना। जी। तो चौथे हाउस से क्या देखते हैं? गाड़ी भी देखते हैं। जो जो सुख देने वाले साधन है वो सारे चौथे हाउस से देखते हैं। ठीक है, ये वो सुख है जो पैसे से भी हो सकते हैं और बिना पैसे के भी हो सकते हैं। माँ का सुख किसी पैसे का मोहताज नहीं है। सुख दो तरह के होते हैं, जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। इसमें वो दोनों आते हैं। ठीक है? इसके बाद बॉडी पार्ट में फोर्थ हाउस में कौन सा बॉडी पार्ट देखेंगे? पेट। हार्ट और चेस्ट और Upper लंग्स। हार्ट, चेस्ट, लंग्स, ये सारा हम फोर्थ हाउस से देखेंगे। क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी आएंगे ना वास्तु में आपके पास, कि जी हेल्थ के ये प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ से देखोगे? हार्ट की प्रॉब्लम है तो चौथा हाउस देखना पड़ेगा ना, इसलिए बॉडी पार्ट्स भी बता रहा हूँ आपको। अगला, यहां से आगे बढ़े तो फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का वन वर्ड है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है? सिनेमा जाना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, मस्ती करना, संतान, ये सब पंचम हाउस से, पांचवें हाउस से देखी जाती है। ठीक है, पांचवा हाउस क्या है? एंजॉयमेंट। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा अपने घर में भी अपने बच्चों के साथ किया होगा, जब बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा वो थक जाता है, तो माँ बोलती है जा बेटा जा थोड़ी देर नीचे जाके खेल के आ।
बोलते हैं ना। तो जब वो खेल के वापस आता है तो उसका स्ट्रेस गायब हो जाता है, खेलने से स्ट्रेस गायब हो जाता है ना। और कई बार बड़ा मेरे को हंसी सी आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो बहुत बुरी तरीके से किसी सीरीज में या किसी मैच में हार जाती है, और 2 दिन बाद खबरें आती हैं, अखबार वाले लिखते हैं इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने करी पार्टी। देखा है ना, ऐसा होता है ना। पार्टी कौन से हाउस से हुई, Fifth. खिलाड़ी कौन से हाउस से बनेगा। हर खिलाड़ी एंटरटेनमेंट है ना, खेलना क्या है, एंटरटेनमेंट है ना। बच्चे को तभी तो कहते हैं जा एंजॉय करके आ। तो खेलना इज एक्चुअली एन एंटरटेनमेंट। आप कितना भी स्ट्रेस वाला बंदा हो, उसको थोड़ी देर खिलवा दो, टेबल टेनिस खिलवा दो, कुछ भी खिलवा दो, उसका स्ट्रेस गायब हो जाएगा। स्ट्रेस रिमूवल का सबसे बढ़िया टूल है स्पोर्ट्स। अगर कोई स्पोर्ट्स में जिसको डिप्रेशन हो, उसको सिर्फ एक बॉल दे दो, उसके साथ कोई खेलने वाला दे दो, उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। आपको पता नहीं होगा शायद, डॉग्स को भी डिप्रेशन होता है। जब डॉग को डिप्रेशन हो जाए ना, तो उसके साथ थोड़ी देर बॉल से खेल लो, डॉग का डिप्रेशन ठीक हो जाता है, इंसान का भी ठीक हो जाता है। क्यों? हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट एक्टिवेट हो जाता है, 5वां हाउस। और जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे लिए भी वो क्या होता है, शुरू में वो भी एंटरटेनमेंट होता है ना। गुल्लू 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 क्या कर रहा है मेरा बच्चा, आप क्या कर रहे हो उसके साथ। उसको तो बेचारे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप अपना एंटरटेनमेंट लिए जा रहे हो। होता है ना ऐसे। तो ये हाउस एंटरटेनमेंट का है, किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट 5वें हाउस से। मैं भी एक वीडियो देख रहा था थोड़ी देर पहले, वो जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं ना, तो वो बोल रहा था, कह रहा था, खुद वो है बनिया, नाम मुझे याद नहीं उसका आर्टिस्ट का। तो कह रहा है बनिए का बच्चा वो ऐसे 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 कर रहा था, तो कहता है बॉक्सिंग कर रहा है, बॉक्सिंग कर रहा है। मम्मी पापा साथ साथ खड़े बोले बॉक्सिंग कर रहा है मेरा बच्चा, बॉक्सिंग कर रहा है मेरा बच्चा। वो कहता है बनिए का बच्चा है, बॉक्सिंग नहीं कर रहा, नोट गिन रहा है। अभी क्लास शुरू हुई, उससे पहले ही मैं देख रहा था। तो ये हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट, और हम बच्चे के साथ अपने आप को एंटरटेन करते, बच्चा तो होते ही, हम भी करते हैं। जीवन आगे बढ़ा, एंटरटेनमेंट से आगे चलते हैं। अब भैया एंटरटेनमेंट करना है तो नोट वोट भी तो चाहिए ना, पैसा वैसा भी तो चाहिए ना। अच्छा, चौथा हाउस जो है, 2 चीजों का और है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा और 5वां। चौथा जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का भी है, स्कूल का, जहां पे हम पढ़ने जाते हैं, है ना। और 5वां जो है वो शास्त्रों की नॉलेज का, जो आप पढ़ रहे हो, ये जो है शास्त्रों का ज्ञान है, ये भी 5वें हाउस से ही आता है। हमारे यहाँ असल में जो पहले एजुकेशन हुआ करती थी वो वैदिक शिक्षा हुआ करती थी, वैदिक एजुकेशन होती थी, तो वो 5th हाउस से देखी जाती थी। और हमारी एजुकेशन जो होती थी वो एंटरटेनिंग बहुत होती थी। आश्रम में रहते थे बच्चे, गुरुजी के साथ रहते थे, वहीं पे खेलना कूदना भी होता था, खाना पीना भी होता था, घर संभालना, खाना बनाना, ये सब भी होता था, और साथ साथ पढ़ाई भी। गुरुकुल शिक्षा का हमारा वो सिस्टम था। तो वो जो एजुकेशन है वो 5th हाउस से देखी। लेकिन जो आजकल की एकेडमिक्स है, जहां पे सुबह गया बच्चा और दोपहर को 2 बजे वापस आ जाता है, वो हम 4th हाउस से देखते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है 6ठा हाउस। 6ठा हाउस जो है वो सेवा का हाउस। 1 वर्ड में बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो 6ठे हाउस का 1 वर्ड है, जब भी आपको कोई ऐसा सवाल आए ना कि आपको समझ में नहीं आया कि ये कौन से हाउस से होगा, वैसे तो मैं एक बहुत अच्छी सी लिस्ट आप लोगों को भेज दूंगा। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा विजन एक आए इसके पत्री को देखने का, इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं तो लिस्ट देके मैं छुट्टी पा सकता था, एक PDF भेज देता। सर
एक बात जी। बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए, तो अभी का जो पढ़ाई है फिर वो 4th हाउस से ही देखनी है। किसकी पढ़ाई? अभी जो एजुकेशन देखते हैं हम, ये 5th हाँ, से जो देखते हैं ना? कॉलेज, स्कूल कॉलेज की 5th। एजुकेशन, बिल्कुल ओके। 4th हाउस से देखते तो जनरली सब तरफ तो 5वें स्थान से ही देखा जाता है। नहीं सर, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई 4थे हाउस से देखते हैं, 5वें हाउस से वेदों ओके और सर। शास्त्रों का ज्ञान देखते हैं। अगर इसमें ओके भी ओके। आप देखो, इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग कर देता हूँ। बातचीत किसने पूछा ये सवाल? हर्षल हर्षल। कोई बात, इसमें थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूँ। हालांकि हमें उतनी डिटेल में जाना नहीं है, लेकिन इसमें डिटेलिंग और भी है। जैसे सेकंड हाउस से हम केजी, लोअर केजी, अपर केजी से 5वीं तक की पढ़ाई देखते हैं, सेकंड ओके। हाउस से, ठीक है। चौथे हाउस से हम 5वीं से 10वीं तक की पढ़ाई देखते हैं। 5वें हाउस से हम 10वीं के बाद और कॉलेज तक की पढ़ाई देखते हैं, ग्रेजुएशन तक की, ठीक है। और हायर एजुकेशन जो है वो 9th हाउस से देखी जाती है। अगर आप सिर्फ एजुकेशन को बांट दोगे तो ये भी 4 हिस्सों में बंटती है। लेकिन ओके हमें ओके। उतने डिटेल में जाना नहीं है, तो मैंने इसलिए वो बताया नहीं। लिस्ट में जो नाम दिए हैं उसमें शायद वो होगा, मुझे याद नहीं। अच्छा वो आपने याद दिला दिया, अगर नहीं होगा तो मैं उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। नहीं, क्योंकि सर जो वैदिक का है तो वैदिक हम्म। तो बचपन से ही करते हैं ना। आज भी आश्रमों में जाते हैं तो बचपन से ही जाते हैं। वैदिक अगर है तो वो 5वें हाउस से ही आएगी। अगर कोई बच्चा वैदिक की पढ़ाई आश्रम में जाकर कर रहा है ना, तो वो फिर 5th हाउस से ही देखना पड़ेगा। ओके सर। मैं तो बोल रहा हूँ 5th हाउस से वैदिक की पढ़ाई आती है, चौथे से एकेडमिक्स जो आज की है वो आती है। मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक यस है। सर। 6ठे हाउस से सेवा को देख, वन वर्ड क्या है इसका? सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा बोलते हैं ना, सबसे बड़ी नौकरी है ना हिंदुस्तान में, इससे बड़ी तो कोई नौकरी है नहीं, लेकिन शब्द उसके साथ क्या लगा हुआ है? सेवा। तो सर्विस को हिंदी में कहें तो नौकरी। तो जो इंसान नौकरी के बारे में बात कर रहा है वो 6ठे हाउस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। मैं 5वें हाउस का बॉडी पार्ट बताना भूल गया। 5वें हाउस का बॉडी पार्ट जो है नाभि से ऊपर का पेट का हिस्सा है, ठीक है। और 6ठा हाउस जो है वो नाभि से नीचे का पेट का हिस्सा है, नाभि से नीचे और बेल्ट तक का जो हमारा एरिया होता है ना, जहाँ लिवर आता है, वो सारा। 6ठा हाउस सेवा का है। छोटी नौकरी हो, बड़ी नौकरी हो, कोई भी नौकरी हो, 6ठे से। सामने वाले से जो फीस आती है, जो पेमेंट आती है, वो 6ठे से आती है। जैसे आप लोगों ने मुझे पे किया, अगर मेरे 6th हाउस में गड़बड़ है तो मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी। दुकानदार है, वो आपको पूछेगा, आप उससे पूछोगे जब वास्तु करने के समय पे कि भैया क्या दिक्कत है दुकान में आपको, तो वो 3 तरह की बातें बता सकता है। कैसी? मेरे पास दुकान पे फुटफॉल है ही नहीं, कस्टमर आता ही नहीं, एक ये दिक्कत बता सकता है ना। आता है तो उसको पसंद कुछ नहीं आता, पसंद आता है फिर भी वो लेके कुछ नहीं जाता। होता है ना ऐसा, किसी दुकान पे कस्टमर बहुत आते हैं लेकिन लेते कुछ नहीं, खाली चले जाते हैं। और किसी दुकान पे कोई कस्टमर खाली जाता ही नहीं, 90% 95% लोग कुछ ना कुछ लेके ही जाते हैं। जिस दुकानदार के 6th हाउस में गड़बड़ होगी उसकी दुकान से लोग सामान लेके नहीं जाते। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये क्लाइंट से मिलने वाली पेमेंट का हाउस भी है, ये कंपटीशन का हाउस भी है। 6ठा हाउस जो है
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी बताता है। जैसे बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास नहीं हो पाते, वो फेल हो जाते हैं। और ये छठा हाउस जो है ये हमारा डेली लाइफ का भी, तो आप इसको अगर लिखो तो डेली लाइफ प्लस सेवा। सेवा का मतलब हो कि नौकरी में जाना है तो एग्जाम पास करो, इंटरव्यू दो, सेलेक्ट हो जाओ, 100 लोग हैं, तुम्हारा होगा सिलेक्शन कि नहीं होगा, है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ गए ना यहाँ पे। इस तरीके से हम इसको छठे हाउस को देखते हैं। सर हाँ जी सर जैसे माता पिता की सेवा या समाज की सेवा वो सब भी सर 6 से ही देखेंगे? सब किसी भी तरह की सेवा। अच्छा, ओके। मैंने देखा एक पत्री में उनका छठा हाउस जो है अगर एक्टिवेट नहीं होता तो उनको लाइफ में बहुत दिक्कत थी। ऐसी कुछ पत्री थी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसी दिक्कत थी। तो मैंने उनको बोला कि जी इनकी लाइफ में तो बहुत सारी दिक्कतें होनी चाहिए अगर इन्होंने सेवा नहीं करी। तो वो कहती नहीं कि लाइफ में तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने कहा फिर सेवा करते हो। तो उन्होंने बताया कि वो गुरुद्वारे में सेवादार है, उनकी नौकरी वही है, ठीक है ना। तो गुरुद्वारे की सेवादारी जो है आप सिर्फ नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकते, आपकी भावना भी जुड़ जाएगी साथ में, अपने आप ही जुड़ जाएगी, है ना। तो वो वहां पे सेवादारी करते हैं। अब कोई सेवा करने के लिए एनजीओ बनाता है तो एनजीओ का हाउस भी यही हो जाएगा, क्योंकि पर्पस तो सेवा है ना। कोई एजुकेशन के लिए सेवा कर रहा है, कोई दवाइयों के लिए सेवा कर रहा है। कोविड में लोगों ने बहुत सेवा करी है, तो छठा हाउस एक्टिवेट जिसका था वही कर पाया, है ना। तो सेवा का भाव है छठा, किसी भी तरह की सेवा। माध्यम उसका कोई भी हो सकता है, तरीका उसका कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका जो मूल तत्व होगा वो सेवा ही होगा। मैंने बताया ना, इसीलिए मैंने शुरुआत की आईएएस, उससे बड़ी तो सेवा कोई देश की कर ही नहीं रहा, लेकिन है तो वो भी सेवक। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी मुझे प्रधान सेवक मानो। मानते रहो भी फिलहाल तो। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी ये जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो भी तो देश की सेवा ही कर रहे होते हैं, सो दे आर आल्सो फ्रॉम दिस हाउस ओनली। देखो, देश की सेवा वो आपकी भावना है, ठीक है। अच्छा। लेकिन वो दो तरीके से सेवा करते हैं, एक तो देश की सेवा कर रहे हैं, दूसरा वो नौकरी कर रहे हैं। देश की सेवा तो आप भी करते हो। पूछो कैसे? कैसे? अरे जब आप एक 2 रुपए की माचिस खरीदने जाते हो तो उसमें से 1 रुपया सरकार को जीएसटी जाता है, उसी पैसे से ये देश चलता है। तो सेवा तो आप भी कर रहे हो, ओके लेकिन वो नौकरी कर रहा है। ओके। उसकी नौकरी है देश की सेवा, उसकी नौकरी है गुरुद्वारे की सेवा, उसकी नौकरी है मान लीजिए जनता की सेवा, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ ओके। तो देश की सेवा वो फील आपने पकड़ लिया कि आर्मी में नौकरी, आप इतनी सी बात कर रहे हो, कर तो नौकरी रहा है ना। तो मैं तो कह ही रहा हूँ नौकरी छठे हाउस से दिखी जाती है, ओके। है ना। सेवा जहां पे भी जुड़ेगी, नौकरी जहां पे है। देखो 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे जीवन के सबसे जो मुश्किल है। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, सर ये नौकरी करेगा कि अपना काम करेगा। माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता, या उस एज में बच्चों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या करेगा, अपना काम करेगा कि नौकरी करेगा। तो छठा हाउस अगर उसका जुड़ेगा तो नौकरी करेगा, 7वां जुड़ेगा तो अपना व्यापार करेगा, ठीक है ना। 7वां हाउस जो है वो सेवा का नहीं है, वो व्यापार का हाउस, वो शोरूम का हाउस है। लोगों ने जो दुकानें खोल रखी हैं वो सेवा के लिए खोल रखी नहीं ना, दुकानें तो कमाई के लिए बनी, तो वो 7th हाउस से दिखा। जो सेवा है वो छठे हाउस से। तो दुकानदार भी कहते हैं जी हम तो जी सेवा के लिए बैठे हैं, हम क्या कमा रहे हैं, उसमें मत जाओ, वो ऐसा नहीं है। वो आपको नुकसान में भी बेच रहा होगा ना, उसमें पहले कमा चुका होगा।
100 में 90 पीस पे वो 300% का मार्जिन लेता है, और जो 10% बचता है उसको 10% पे बेच देता है। तो वो घर अपना पूरा कर चुका होता है, वो सेवा वेवा नहीं कर रहा होता, उसका अकाउंट अलग होता है, वो हिसाब अलग होता है। वो आपको कहे कि मैं आपका सेवादार हूँ, वो अलग, वो उसकी हम्बलनेस है, वो कह सकता है, आप उसको सच थोड़ी मान लोगे। दुकानदार फ्री में भी दे देना, लोग कहते हैं इसमें भी कुछ कमाया होगा, बोलते हो ना, क्यों? आपको पता है वो सेवा के लिए नहीं बैठा, नहीं करता दुकानदार सेवा, वो मैनेज करता है कहीं ना कहीं अपने अकाउंट्स को। वो कहता है इधर से कमा लिया, इसको छोड़ दिया, तो उसका अकाउंट बराबर हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 7th हाउस जो है वो होता है वन वर्ड पार्टनर। वन वर्ड इज 7th हाउस का पार्टनर और डेली इनकम, दो चीजें आती हैं। तो पार्टनर हुआ तो हमारी लाइफ पार्टनर कौन हो गया? हमारी वाइफ, हमारा हस्बैंड, वो 7th हाउस से देखेंगे। डेली इनकम, जो व्यापार है उसमें डेली इनकम होती है, नौकरी में तो 7 महीने की तनख्वाह एक बार मिलती है ना। तो मैंने क्या बताया, यहां से नौकरी और यहां से व्यापार, तो व्यापार में आपको डेली इनकम नहीं मिलती, यहां पे आपको डेली इनकम मिलती है, कहां से? 7th हाउस। तो जो कस्टमर है, इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, वो सब आपके लिए 7th हाउस है, क्योंकि आप उनके क्लाइंट हो। ये सामने ये बैठे आप, और ये बैठी आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, ये बैठा बैंक, ये बैठा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जिसके साथ आपका वास्ता पड़ा। ठीक है, आपका ऑफिस, आपका बॉस, ऑफिस कह लो, बॉस नहीं कहना चाहिए, ऑफिस कह लो, आपका ऑफिस ये है, ऑफिस खर्चा करता है आपके ऊपर, तो आपको सैलरी मिलती है ना। तो 7th हाउस से आपका जो बॉस है उसके लिए वो बिजनेस है, लेकिन जो आप वहां पे नौकरी जाके करते हो तो आप सेवा देते हो, आपका छठा हाउस है, उसका 7th हाउस, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो 7th हाउस होता है पार्टनर का। अब तक मैं अकेला था, अब यहां से मेरी धर्मपत्नी जुड़ गई, है ना, हस्बैंड जुड़ गया, तो 7th हाउस। शादी जब होती है तो 7th हाउस एक्टिवेट होता है, तभी शादी होती है, नहीं तो शादी नहीं हो सकती, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। ठीक है, अब यहां पे मैं मान लेता हूं, यहां पे मेरा पार्टनर आ गया 7th हाउस। मेरी यात्रा शुरू हुई थी यहां से, पहले हाउस से। मेरे मम्मी पापा मिले, मेरे मम्मी पापा के पास 3rd हाउस से मेरे छोटे भाई बहन भी आएंगे, ये लिस्ट में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करी, उसको अच्छे से समझ लेना। यहाँ छोटी बहन, मेरे से बाद वाले मेरे जो भाई बहन होंगे वो यहाँ से आएंगे 3rd हाउस, 4th हाउस से, 5th हाउस से 7th हाउस तक पहुंचते पहुंचते मेरा पार्टनर आ गया मेरे साथ जुड़। अब यहाँ से पार्टनर की यात्रा देखो, मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता मिले, तो यहाँ पे पार्टनर पैदा हुआ, तो यहाँ कौन मिलेगा? सब बच्चे, इन लॉस, अरे सास ससुर, सास सास ससुर। ससुर, यहाँ उसके आप parents। आए, यहाँ आपके मम्मी पापा आए, यहाँ पार्टनर है, यहाँ पार्टनर के मम्मी पापा आएंगे। आपके पार्टनर के मम्मी पापा नहीं होंगे, वो कहाँ से आएगा? यात्रा उसकी शुरू हो गई ना यहाँ से। अब इस हाउस का अगर मैं, आप लोग तो हंसोगे फिर अगर 8th मैं हाउस एक्टिवेट हो गया शादी के बाद इन-लॉज से। अरे सुन लो, अभी कुछ और बताने वाला। 8वें हाउस का अगर मैं वन वर्ड बोलूं तो वो पता है क्या है? 8वें हाउस का वन वर्ड है बैड लक। तो इन लॉस बेड लक हो गए सर। बताता हूँ कैसे, मुझे पता था यही बोलोगे। देखो, अगर 8th हाउस खराब है तो बैड लक, और 8th हाउस अच्छा है तो बैड लक से आपका कुछ काम बने।
ठीक है। बैड लक क्या हुआ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के केस में है। जो छड़े घूमते थे अच्छे खासे बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों की वो अटक फ्रीनेस गई कि नहीं गई शादी के बाद? अटक गए। फंस गए ना। हम्म, तो बैड लक हुआ कि नहीं हुआ? अरे शादी से पहले आप कहीं जाते थे आते थे, मम्मा मैं जा रही हूँ क्या, निकल जाते थे। आप बच्चे बड़े हैं पीछे, जाके दिखाओ। यही तो नहीं नहीं, भैया पहले देखिए, बच्चों की पढ़ाई करनी है, हस्बैंड का खाना बनाना है, सास ससुर को ये करना है, ऐसा काम करना है, वैसा काम, इस जिम्मेदारियों में बंध गए। तो वो जो लाइफ में खुले घूम रहे थे, वो आजादी जो थी वो गई कि नहीं गई? भैया दोनों की गई, लड़के की भी गई लड़की की भी गई। लड़का भी तो सांड की तरह घूमा करता था, वो बेचारा बंद गया, नहीं यार घर जाऊं नहीं तो बीवी डांटेगी। तो आजादी दोनों खोते है ना। लेकिन उससे एक नई यात्रा शुरू होती है जीवन की, है ना। तो शादी के बाद जीवन ट्रांसफॉर्म होता है कि नहीं होता? होते हैं भैया। होता है। होता है ना। तो 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है और बैड लक का भी हाउस है। 8th हाउस जब जिंदगी में एक्टिवेट होगा आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, चाहे किसी का भी हो। और ये अचानक से किसी इवेंट को होने का हाउस है। 8th हाउस जब एक्टिवेट होता है तो आदमी अचानक से आसमान से गिरता है, क्योंकि ये जमीन से नीचे का हाउस है। देखो यहां से हमारी जीवन यात्रा शुरू हुई, चलते 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 हम 8th तक आ गए। ये सुबह थी जब हम पैदा हुए थे, 7 तक आते आते शाम हो गई, अब हो गई रात, हो गई ना। तो 8th हाउस इज डार्कनेस। डार्कनेस, बैड लक, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी कह लो, बात एक ही है सब। यहां से जिंदगी ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होती। ट्रांसफॉर्मेशन जब लाइफ में होनी है तो 8th हाउस एक्टिवेट होगा। 8th हाउस अगर अच्छा है तो बुरी खबर के बाद आपको फायदा होगा। इसको ध्यान से समझना, बुरी खबर के बाद आपको फायदा होगा। अगर 8th हाउस अच्छा है तो फायदा देगा, लेकिन साथ में पीछे पीछे बुरी खबर भी लाएगा, सीधा सीधा फायदा नहीं देगा। जैसे इंश्योरेंस का पैसा। इंश्योरेंस का पैसा क्या होता है? कोई मर जाता है तभी मिलता है ना। कोई जाने के बाद। तो पहले खबर आई बुरी कि फलाने चले गए और आपके नाम पे 10 लाख का इंश्योरेंस छोड़ गए। तो पहले डेथ की खबर आई और फिर बीमे के पैसे। तो अब बताओ हाउस अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? पहले बुरी खबर आएगी और उस बुरे से कुछ अच्छा होगा। ये इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस बोला जाता है। ये गुप्त अंधेरा है, डार्कनेस है। हमारी बॉडी पार्ट्स में अगर हम बात करें तो ये रह गया था। 7th हाउस जो है वो हमारे फ्रंटल जेनाइटल का हिस्सा, ठीक है, और 8th हाउस जो है वो हमारा रेक्टम है, अंधेरे का हिस्सा है। इस हाउस के बारे में बोला जाता है, दिस इज द प्लेस वेयर सन नेवर शाइन्स। रेक्टम के हिस्से में धूप नहीं लग सकती, चाहे आप बिना कपड़ों के लेट जाओ ना समंदर के किनारे तो भी धूप नहीं लगती। घुप अंधेरे का इलाका है ये। जब जीवन में कोई अंधेरा आता है तो इस हाउस से आता है। जीवन में जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो इस हाउस से आता है। ये 8th हाउस है। बुरी खबर आती है, अगर ये हाउस अच्छा है तो आपको बुरी खबर के बाद अच्छी चीज देगा, जो मैं शुरू में आप लोगों को क्लास में बता रहा था गणेश जी के केस के लिए।
इसी हाउस के बारे में बता रहा हूं। एक बुरी खबर आई, इनकी दुकान डिमोलिश हो गई। एक अच्छी खबर ये है कि इनका ईश्वर ने हाथ पकड़ लिया, ये ऑकल्ट में आ गए, क्योंकि 8th हाउस से ऑकल्ट भी देखा जाता है। ये हाउस ऑफ बैड लक है। सर ये और भी हो ऑकल्ट, एक मिनट, और ऑकल्ट बैड लक को गुड लक में कैसे कन्वर्ट किया जाए उसकी विधाएं हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे रेकी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे कोई भी ऑकल्ट का साइंस, है ना। ये सारे जो मेथड हैं ये आपके बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करने की विधाएं सिखाते हैं। न्यूमरोलॉजी वाला बोलता है कि भैया इसमें एक की और लगा लो तो तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। वास्तु वाला कहता है तुम अपने घर का सामान इधर का उधर कर लो तो तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। कोई कहता है अंगूठी पहन लो तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। जब ऐसे लोगों के पास जा जाके धक्के खा खा के परेशान हो जाते हो, जब कुछ नहीं मिलता तो आपके तुला में खुद ही पंडित बन जाओ, 8वां हाउस एक्टिवेट होके पॉजिटिव हो गया। अब आप ऑकल्ट सीखने लग गए तो बुरी खबर से अच्छी खबर आ गई। ठीक है, मैं यही बात बोल रहा था जो गणेश जी का केस था। मैं कहा सर आप बहुत किस्मत वाले हो, आप ऑकल्ट सीखने आ गए, ये इस चीज का कंफर्मेशन है कि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ लिया, अब आपको निकाल लेगा इस 8th हाउस से, इस अंधेरे से आपको निकाल लेगा, आपका जीवन ट्रांसफॉर्म होने वाला है। जब मेरे 8th हाउस की दशा लगी थी तभी मैं इस फील्ड में आया। जब मेरा 8th हाउस एक्टिवेट हुआ तभी मैं इस फील्ड में आया, नहीं तो नहीं आता। तो ये हाउस आपको अचानक से होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। अगर बैड लक है तो अचानक से नुकसान, और गुड लक है तो अचानक से फायदा। लेकिन उस फायदे में भी कोई ना कोई बुरी खबर साथ में जुड़ी होगी। जैसे इनकी दुकान गई, ये एक बुरी खबर है, लेकिन ये इस तरफ आ गए, मैं इनको ये कंफर्मेशन दे रहा हूं ये अच्छी खबर है। ये उस दौर से निकल जाएं। अब उसको याद नहीं रखना गणेश जी, वो पास्ट है, अब वहां पे दोबारा कुछ नहीं होगा। अब आपके लिए नया रास्ता बनने वाला है, तो आप इस तरफ चलना शुरू कर दो। और आ गए हो तो इसका मतलब है ईश्वर यही चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है ऑकल्ट वालों के लिए। और जब 8th हाउस लग जाए तो बुरी खबर का याद रखना, और पैसे किसी को मत देना, नहीं तो वो बुरी खबर यही आएगी कि मेरे पास नहीं है, वापस दे दीजिए। क्योंकि इस हाउस में जो गया वो डूब गया। अगर नहीं डूबना तो ऑकल्ट में आ जाओ, ऑकल्ट में डूब जाओ, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दो, आपकी जो बैड लक है वो गुड लक में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ठीक है, हम ऑकल्ट वालों के लिए 8th हाउस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई हाउस, 8th हाउस बैड लक है। ठीक सर है, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ पूछिए। ये हम ऑकल्ट में आ गए हैं विच इज गुड, डज इट मीन कि हम ऑकल्ट में प्रैक्टिस भी करेंगे या हम वापस कहीं भी किसी भी लाइन में जा सकते हैं? देखिए लाइन क्या है, कमाना क्या है, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप 8th हाउस की एक्टिवेशन आपकी हुई है तभी आप यहाँ पे हो, ये कंफर्मेशन है। और ये एक चीज का, एक और चीज का कंफर्मेशन कि आपका कोई बड़ा नुकसान होना था जो बच गया। ठीक है, ये इस चीज की कंफर्मेशन है कि अगर आप यहाँ पे बैठ के ये पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि इस बुरे से कुछ अच्छा होना है, नहीं तो आप इधर आते नहीं। ठीक है भैया ना? मेरा ये कौन Another सा हाउस है? question. I have another हाँ? question. मेरे लिए कौन सा हाउस है भैया? मेरे को बात रहा है आपसे। पांचवा है, पांचवा है। Can I ask another question? हाँ जी। Suppose you have a retirement and then you get lots of money after that. PF वगैरह का Yes. पैसा मिलता है. This is also 8th house. अगर 8th हाउस खराब है ना तो पीएफ ग्रेजुएटी का पैसा भी नहीं मिलेगा, डूब Okay. गया, क्योंकि आपकी रकम फंसनी है ना। तो अगर आपकी पीएफ ग्रेजुएटी का पैसा फंसा हुआ है जो आपको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा, तो कौन सा हाउस खराब? ये अनअर्न्ड इनकम का हाउस है। इंश्योरेंस का पैसा आप कमाते नहीं, मिलता है,
वो मिलता है जो आपने कमाया नहीं। तो अनअर्न्ड इनकम का हाउस भी है 8th हाउस। ओके। ठीक है, अब आपकी ग्रेजुएटी बननी है, पेंशन शुरू होनी है, तो पेंशन तो आप घर बैठे बैठे लेते हो, दफ्तर तो जाते नहीं, है ना? तो पेंशन कहाँ से मिलेगी? 8th हाउस से। और आप Okay. तो इंडस्ट्री में हो, सर्विस सेक्टर में हो शायद आपने देखा होगा बहुत से लोग सरकारी नौकरी में रिटायर होते हैं, 4-4 साल उनकी पेंशन शुरू नहीं हो पाती। उनके ग्रेजुएटी का पीएफ का पैसा 5-5 साल 8-8 साल मिलता नहीं उनको। कौन सा हाउस खराब है? ओके। ठीक है सर लॉटरी भी देख सकते हैं। नहीं, ग्रेजुएटी और पीएफ कब मिलता है? जब आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट। तो पहली खबर बुरी क्या आई? रिटायर हो गए। उससे अच्छी खबर क्या आई? पैसा आ गया जो आपको अभी तक इकट्ठा नहीं मिला था, अब मिलेगा। पर ठीक है? ग्रेजुएटी और पीएफ तो अनअर्न्ड नहीं है, पेंशन इज अनअर्न्ड, पर ग्रेजुएटी वो पीएफ ठीक तो है। अनअर्न्ड नहीं है। वो ठीक है। ओके ओके पीएफ, ठीक है। अरे प्रोविडेंट फंड आपका कमाया हुआ थोड़ी है, उसमें कंपनी भी तो डालती है ना, गवर्नमेंट भी तो डालती है ना, कुछ आपका हिस्से से कटता है, कुछ सामने वाला डालता है। ओके। जो सामने वाला डालता है वो आपकी कमाई थोड़ी है, वो तो उसने सीटीसी दिया है ना। सर, वो सर सीटीसी में अरे दिखाते हैं आप वो। उसको कैसे, वो दिखाते कैसे हैं, वो टेक्निकल टर्म, अच्छा आपका ओके तो नहीं है ना। ओके। देखो घी तो उसी में से निकलना है, वो एक अलग बात हाँ है ना, वो हम उस Okay. पर बात नहीं कर रहे। बहुत सारे और बेनिफिट्स होते हैं, तो वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो आपको 8th हाउस से ही मिलते ओके हैं। ठीक और है। वो रिटायरमेंट के बाद ही मिलते हैं कि तो रिटायरमेंट क्या है? बुरी खबर। अच्छे खासे जा रहे थे, 70 साल का आदमी प्रधानमंत्री बन के देश चला रहा है, 55 साल पे लोगों को घर बिठा दिया कि तुम अब काम करने के लायक नहीं रहे। तो 70 साल में तुम देश चलाने के लायक हो, हम अपनी नौकरी चलाने लायक नहीं है, जो 30 साल से कर रहे हैं। तुम्हें राजनीति में 5 साल हुए, लेकिन कहे कौन, है ना? तो ये सब सारी चीजें हैं, बस आप इतना समझो, ये सारे फीचर्स जो है 8th हाउस के, अनअर्न्ड इनकम, सडन इनकम, सडन फॉल, सडन लॉसेस और बेनिफिट फ्रॉम सडन लॉसेस। बेनिफिट फ्रॉम सडन लॉसेस समझ में आ गया ना? थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सुनने में, कोई मर गया और ठीक उसके है। इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल गया, तो सडन लॉस भी हुआ और गेन भी हुआ उससे। 8th हाउस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम सब तो यहाँ जितने बैठे हैं ना, सबका 8th हाउस एक्टिवेट है, तभी यहाँ बैठे। क्लास में आ गया ना? सर ये 8 और एक्टिवेट का 8 और 3rd हाउस एक्टिवेट है। पूछो 3rd कैसे? कैसे? कम्युनिकेशन का हाउस है, जूम से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा क्लास में कम्युनिकेट करते तो 4th हाउस होता, जूम से कम्युनिकेट कर रहे हो 3rd हाउस। तो आपका 3rd और 8th दोनों एक्टिवेट है। दैट इज व्हाई यू आर हियर इन दिस क्लास। सर एक्टिवेट होने का क्या मतलब हुआ? कि मतलब जैसे हाँ? 8th हाउस, जैसे हम लोग आप बोल रहे हैं ना कि 8th हाउस एक्टिवेट हुआ, तो एक्टिवेट होने का मतलब सर उस दिशा में कर्म कर रहे हैं, लाइक दैट, वो चीज। वो जब जो हाउस एक्टिवेट होता है ना, उसके कर्म आप अपने आप करने लगते हैं। तो सर वो एक्टिवेट मतलब कब होता है, कैसे होता है, लाइक वो दैट? ज्योतिष में नहीं जाना आपने, अच्छा वो अच्छा कंफ्यूज करेगा, इसलिए उसको छोड़ दो। अच्छा अच्छा हमारे हाउसेस, कोई ना कोई हाउस जो है ना, वो प्राइमरीली एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट तो 12 के 12 होते हैं हमेशा, अच्छा अच्छा ओके, लेकिन कुछ होते हैं प्राइमरी, कुछ सेकेंडरी। रेलगाड़ी होती है ना, तो पहला डब्बा ही होता है और आखिरी का डब्बा आखिरी डब्बा ही होता आखिरी होता है। है। तो इसमें भी वही चीज है, कोई प्राइमरी है, कोई सेकेंडरी है, कोई 5th है, कोई 7th है, कोई 12th है। अच्छा एक्टिवेट सारे हाउस है, लेकिन जो प्राइमरीली एक्टिवेट रहता है, हम उससे रिलेटेड बॉडी फंक्शन, उससे रिलेटेड जो है वो लाइफ फंक्शन हम करने लगते हैं, वो अपने आप होता है। हम लोग क्या करते हैं ज्योतिष में, अगर मान लीजिए 8th हाउस एक्टिवेट हो गया किसी का, तो उसको ये बोलते हैं कि भाई उधार देना बंद करो। अब हर आदमी ऑकल्ट तो सीखने आएगा नहीं, है ना? अब कोई बिजनेसमैन है, दुकानदार है, वो आया, उसका 8th हाउस एक्टिवेट है, तो उसको बोलेंगे भैया उधार मत, इतने प्रिकॉशन ले लो। डूबे मेरे पैसे सर, मेरे पैसे डूबे अभी, उधार मैं दिए तो थे वापस नहीं मिल रहे। मैं तो कह रहा हूँ 8th हाउस एक्टिवेट है, किसी को दुश्मन बनाना है, किसी को तो उधार दे दो, क्योंकि वापस तो मिलने नहीं, या फिर नहीं दान दे, समझ लो।
नहीं दे रहा वापस। नहीं देगा। ओकल्ट वालों के पैसे कोई नहीं देता, इसलिए ओकल्ट वाले भी किसी को पैसे नहीं देते, नहीं देने चाहिए। ये ध्यान रखो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आज इतने पे रखते हैं, बाकी कल फिर मिलते हैं, बाकी के हाउसेस कल करेंगे और आगे की पढ़ाई हम करेंगे, ठीक है। आप लोगों ठीक। को अपने अपने ईमेल आईडी प्लीज मेरे को मैसेज कर देना। अभी एक फॉर्म भरने के लिए भेजूंगा आप लोगों को, वो बेशक कल भर देना, लेकिन ईमेल आईडी मेरे को अभी अभी अपनी सारे जो है वो भेज ग्रुप में। सर आपके पर्सनल नंबर पे भेज दें कि वो ग्रुप में? नहीं, ग्रुप में। अच्छा। तो मैं एक एक को इधर उधर से कहाँ उठाता रहूंगा, जी जी आप जी। लोग, है ना। फॉर्म बेशक कल भर देना, फॉर्म मैं कल ही डालूंगा सुबह, और ईमेल आईडी अपनी डाल दो, सो दैट मैं सुबह तक आप लोगों को 11-12 बजे तक वीडियो भेज सकूं। सर ठीक एक है? और क्वेश्चन वो पूछ सकता हूँ? जीमेल आईडी ही होनी चाहिए, इतना ध्यान। हाँ जी 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 जी। हाँ जी। सर हाँ जी बेटा। जैसे सर 7th हाउस से पार्टनर आया सर लाइफ में, जैसे हस्बैंड के लिए वाइफ, तो उस शादी के बाद सर जो बेटा होगा या बेटी होगी, तो वो फिर भी सर 8th हाउस से ही देखेंगे? नहीं नहीं सर, संतान 5वें हाउस से ही देखोगे, संतान का तो बताया ना मैंने, 5th हाउस। अच्छा संतान 5th हाउस से देख। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी। हाँ, जैसे हमने जो 8वें स्थान से देखा है, तो उसमें लॉटरी नहीं आ सकती, या जो भी है अचानक आने वाला धन? लॉटरी यार असल में पता है क्या है, कुछ एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब की बातें ना मैं क्लास में करता नहीं, ये मेरा अपना नहीं नहीं है। सर, एक जानकारी। दो चीजों का परहेज मेरा है, एक लॉटरी, जुआ, सट्टा, दूसरा अगर मेरे से कोई ये पूछ ले कि बेटा होगा कि बेटी, इन 2 सवालों के जवाब नहीं में सर, देता एक नहीं। जानकारी के लिए हो रहा है सिर्फ। हाँ, कह सकते हो आप। अचानक से मिलने वाला धन जो है वो लॉटरी ही है। और बैड न्यूज तो कोई था नहीं लॉटरी से पहले, देयर वाज नो बैड न्यूज। तभी तो मैं हाँ नहीं कर रहा था, फिर उसमें और सारे सवाल खुल जाएंगे, मैं इसीलिए बोल ही नहीं रहा था। मैंने तो पहले ही मना किया, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि इसमें डिटेलिंग बहुत है और मैं इस बारे में डिटेल नहीं करूँ। ये मेरे सर, अपने मैं पूछ प्रिंसिपल्स रहा- हैं। कोई मेरे से पूछ ले कि बेटा होगा क्या बेटी होगी, वो मेरे साथ आखिरी बार होता है, उसके बाद वो मेरे से कभी नहीं मिलता। मैं उसको अगर मेरे ऑफिस आ गया तो वहां से उसका रास्ता दिखा देता, निकल जाएगा, मेरे पास मत आना। सर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को भी अपन सेवा में लेंगे? किस तरह से, मतलब आप क्या कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से, मैं वो पूछना चाहता हूँ। मतलब किसी की हॉरोस्कोप देखना भी सेवा मानी जाएगी कि नहीं मानेंगे अपन, ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल सेवा ही मानी जाएगी, अगर आप उसको सेवा की भावना से कर रहे हो तो सेवा मानी जाएगी। मैं तो उसको व्यापार की तरह करता हूँ, सीधी बात है, उसमें क्या। आपको क्या लगता है ये जो मैं कर रहा हूँ, ये आपको क्या लगता है, मैं सेवा कर रहा हूँ? किसी की लेट्स बी में वेरी देखना तो ऑनेस्ट, सेवा भी हो कोई जाए। ढकने छुपने वाली कोई बात नहीं। नहीं, फ्री में देख लेंगे तो सेवा हो जाएगी। जिस दिन फ्री में करोगे आपके जीवन में बर्बादी तय हो जाएगी। करनी है सेवा। नहीं नहीं, तो सर आपके लिए 7th हाउस कुलकर्णी जी देखेंगे? समझ गए जो मैं कह रहा हूँ, क्यों सर? वो तो करना ही पड़ता है सर, आजकल पंडित को कोई देता नहीं। बिना, हमारे यहाँ शास्त्रों में इतना साफ साफ लिखा है, ब्राह्मण को दान और दक्षिणा दोनों देनी चाहिए। जो दक्षिणा है वो तो भी, पूजा पाठ का देते और हैं सर। दक्षिणा के साथ उसका जो दान बनता है, धोती कुर्ता जो पहले जमाने में चलता था, वो दोनों का नियम है। लाखों रुपए की शादी कराते हैं पंडित को 1100 रुपए में टालने के चक्कर में। वही प्रॉब्लम है सर। ये हमारे संस्कार बिगड़ गए। नतीजा ये हुआ कि हम लोगों को अब दक्षिणा नहीं है, अब हमें फीस कहना पड़ा। फिर असल कहना में ये पड़ता है। दक्षिणा थी, फीस थोड़ी थी। आजकल एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं लोग आपकी क्या फीस है, तुमने दक्षिणा में मुट्ठी खींच ली तो हमने फीस रख दी, कि परिवार तो हमने भी चलाना है ना, हमने बच्चे अपने कहाँ भेजने, सरकारी स्कूल में भेजने। तो ये जो लोगों ने सिस्टम बिगाड़ा, तो हमें उस सिस्टम में अपने हिसाब से ठीक करना पड़ा। अभी दक्षिणा बोलते तो अभी भी होता है, 11-21 रुपए रखते हैं जब भी पत्रिका देखते हैं,
पत्री देखते हाँ सर, होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, मैं मानता हूँ इस चीज को।